हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आ गया हूं आप लोगों के लिए लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी किसके, आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के। इस चैप्टर के अपन ज्यादा पीवाईक्यूज लगाएंगे क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है। 9 मार्क्स का ये पूरा पूरा चैप्टर है, इसलिए अपन कुछ ज्यादा पीवाईक्यूज लगाने वाले हैं जो पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है कि आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, कुछ क्वेश्चन ही दे रखे हैं और बोल रहा है इन सब के आपको है ना फुल फॉर्म लिखनी है और इसी चैप्टर के हैं और आने के चांसेस ज्यादा है भाई। इनमें से कोई एक सा तो आपको दिख ही जाएगा। देखो जनरली क्या बोल रहा है, माल्ट के बारे में बोल रहा है, कह रहा है माल्ट के बारे में, सीएमआई के बारे में, एड्स के बारे में, नाको के बारे में या एचआईवी के आपको फुल फॉर्म लिखने हैं। तो सिंपल सी बात, माल्ट क्या होता है? माल्ट होता है आपका म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट के फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, देन सीएमआई की भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से नहीं कहूंगा, 11th क्लास में आपने सुना होगा फर्स्ट टाइम सीएमआई यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। वही बात करें अगर एड्स की, तो एड्स आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्या होती है ये? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इजी है। देन बात कर लेते हैं नाको की, है ना। नाको क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड में है आपका एचआईवी, जो क्या कहलाता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं मतलब इधर, और ये आपके लॉन्ग फॉर्म्स है, आपको ये याद होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट करना है आपको और एग्जांपल भी देना है। किसके बीच में? पहले तो इनेट और एक्वायर्ड के बीच में आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। देन आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंशिएशन करना है। दोनों ही आपकी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन है। ठीक है, पहला इनेट क्या होता है ये देखो, और फिर एक्वायर्ड क्या, तो ये देखो। इनेट मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ मिलती है, ठीक, बाय बर्थ मिलती है। और एक्वायर्ड कौन सी होती है? जो आप आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड करते हो। तो डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक और बताता हूं, जो इनेट होता है ना वो नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए हो ना, वो सबके लिए होता है। ठीक है ना। एक्वायर्ड कैसा होता है? एक्वायर्ड है ना एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ही होता है, यानी अगर ऐसा पैथोजन आएगा तो वो उसी से लड़ाई करेगा। ठीक है ना। देन थर्ड पॉइंट, इट रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ। ये ना लाइफ लॉन्ग रहता है आपका इनेट इम्यूनिटी। वहीं अगर बात करें अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये आपका शॉर्ट लिव भी हो सकता है और लॉन्ग लिव भी हो सकता है। इसका एग्जांपल आपको पोलियो याद रख लेना। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद याद करो 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो की आउटब्रेक सुनी होगी आप लोगों को, पोलियो की दवाई ड्रॉप्स मिली भी होगी। ठीक है, तो वो भी आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। वही बात करें इनेट की, इनेट में बहुत सारी चीज आ जाती है, साइटोकाइनिन बैरियर आ जाता है, ठीक है, इंटरफेरोन आ जाता है, ये सारे आपके इनेट के अंदर आ जाते हैं, तो याद हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं अगर एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव क्या होती है। तो देखो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस कितना है। एक्टिव इम्यूनिटी तब बनती है जब आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हो। मान लो कि आपको अगर डेंगू हुआ, अगर आपको डेंगू हुआ तो डेंगू के जैसे पैथोजन आपकी बॉडी में आएंगे तो आपकी बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करेगी, उसको समझ नहीं आएगा ये क्या है ना। आपके जो WBC है या लिम्फोइड ऑर्गन है या फिर जितने भी फाइटिंग सेल्स है ना, वो समझ नहीं पाएंगे कि इससे लड़ना कैसे, और आप फर्स्ट टाइम बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, आपको पहली बार डेंगू होगा, लेकिन एक काम ये भी होगा कि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में मेमोरी बना लेगी कि अच्छा ऐसा कोई आया था बंदा जिसने मुझे बीमार किया। तो होगा क्या, जब नेक्स्ट टाइम डेंगू का पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा, देन उस टाइम पर आपकी इम्यूनिटी के पास मेमोरी सेल होगी जो कि क्या करेगी, एज अ फाइटर आपके लिए IgG बनाएगी। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्सपोजर, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो वही आपका एक्टिव इम्यूनिटी है। कब होती है? देखो, immunity developed in the host body due to production of antibody in response to antigen, यानी एंटीजन के अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी बनती है ना, मतलब एंटीबॉडी बनती है, उस टाइप की इम्यूनिटी को कहते हैं अपन एक्टिव। लेकिन वही बात करें अगर पैसिव की, तो पैसिव इम्यूनिटी कुछ और नहीं, मतलब आपको बीमारी तो नहीं हुई लेकिन आप जो पहले से ले लेते हो ना उसके लिए प्रिकॉशन। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, कोरोना वायरस याद है? जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे कोरोना की वैक्सीन चल रही थी, लेकिन क्या आपको कोरोना हुआ था? नहीं हुआ था ना, लेकिन फिर भी आपने वैक्सीन लगाई। इसका रीजन क्या है? आपने पहले से ही कोरोना वायरस अपने अंदर इंसर्ट करवाया, लेकिन वो हार्मफुल नहीं था, वो आपको बीमार नहीं कर सकता था। ठीक है, बट फिर भी डलवाया आपने। इससे हुआ क्या? इससे फायदा ये हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर एक मेमोरी सेल बन गई, जो मतलब मेमोरी सेल बन गई जिसके हिसाब से आपकी बॉडी ने उसको हराया। ठीक है, एंड अगर मान लो बाई चांस कभी आपके अंदर वो कोरोना वायरस आया भी, तो मेमोरी सेल पहले से बनी होगी आपकी बॉडी के अंदर, जो कि डायरेक्ट अटैक करेगी, बोलेगी ये बाहर का इंसान है, इसे मारो, खत्म करो। इस टाइप की इम्यूनिटी को कहते हैं अपन पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है भाई,
होप सो समझ में आ गया होगा। एक्टिव का एग्जांपल भी आपको क्लियर है ना। एक्टिव का एग्जांपल आप याद रखना, पोलियो वगैरह आप डाल सकते हो या फिर कोई सा भी नॉर्मल बीमारी आप लिख देना इसमें, लेकिन पैसिव में आपको वैक्सीनेशन वाला लिखना है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम टू एसटीडीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड ब्लड। यानी ये कह रहा है ऐसी दो बीमारियों के नाम बताओ जो कि एक बीमार बंदे के ब्लड से एक हेल्दी बंदे के ब्लड में जा सकती है, मतलब ब्लड से ब्लड का जब भी ट्रांसफ्यूजन होगा तो ये बीमारी फैल सकती है। तो दो ही बीमारी आपको लिखनी है, तो दो लिख लो। एक तो है हेपेटाइटिस बी, दूसरी है आपकी एड्स, ठीक है। ये दो ऐसी बीमारी है, अगर आपने क्या करा, एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के साथ अपने ब्लड को मिक्स कर लिया, देन आपको ये बीमारियां हो जाएंगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज कोलेस्ट्रॉम प्रोवाइड इनिशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज टू न्यूबॉर्न इन्फेंट। भाई बहुत आसान सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए स्टार मार्क है। देखो कोलेस्ट्रॉम किसी न्यूबॉर्न बेबी को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो मैंने आपको बता रखा है। ये इसके अंदर है ना, कोलेस्ट्रॉम के अंदर होता है आईजीए एंटीबॉडी, जो कि पहले से जब बेबी मिल्क फीड कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर ये जाता है, देन किसी भी टाइप का पैथोजन उसको हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होते हैं ना तो वो बहुत वीक होते हैं, उनके पास कोई खुद की इम्यूनिटी नहीं होती है, लेकिन उनको बाहर से एक रेडीमेड टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करा जाता है, जो कि होता है कोलेस्ट्रॉम, जो मदर से बेबी को दिया जाता है ताकि कोई भी बीमारी उसको इन्फेक्ट ना करे। ओके भाई, देखो लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी व्हिच आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर डेवलपिंग ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न। क्लियर है। अगला सवाल, मेंशन द यूजफुल एज वेल एज द हार्मफुल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। वही है पेपावर सोमनिफेरम से कोई यूजफुल एंड हार्मफुल ड्रग के बारे में बताना है आपको। तो पहला तो आपका यूजफुल हो जाता है मॉर्फिन, और हार्मफुल ड्रग जो बनता है उससे बनता है वो हीरोइन, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है, व्हाट इज नियोप्लाज्म। कैंसर वाला पार्ट आएगा तो वहां भी आप इसके बारे में सुनोगे। नियोप्लाज्म क्या होता है, ये एक टाइप की सेल होती है, जब कैंसरस सेल जो ग्रो कर रही होती है अनकंट्रोल्ड अनऑर्गेनाइज्ड एंड एब्नॉर्मल जो सेल होती है ना, उसके क्लस्टर को, उसके क्लोन को, या क्लस्टर जो बनती है सेल का, उसको नियोप्लाज्म कहते हैं। देखो लिखा है, द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स रिजल्ट इन क्लोन्स एंड दैट इज नोन एज नियोप्लाज्म। ओके बच्चों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले सालों में आ रखे हैं, इसको फटाफट से आप नोट करो, तब तक मैं आपको बाकी क्वेश्चन कराता हूं। तो चलिए बच्चों अब बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कह रहा है, नेम द मलेरियल पैरासाइट। पहला क्वेश्चन, वेयर डू गैमेटोसाइट ऑफ दिस पैरासाइट डेवलप, गिव अ फ्लो चार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन दिस होस्ट। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था पिछले साल, मतलब पिछले नहीं पहले, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में इसी के अल्टरनेट करके एक और क्वेश्चन आया था, वो क्या था, ट्रेस द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन बीटन बाय एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस। तो वो सिंपल सरल भाषा में कह रहा है, आपको वो वाली साइकिल बतानी है जो ह्यूमंस में होती है, ठीक है। मॉस्किटो वाली में नहीं बात करनी अपने को, यानी एक ही साइकिल बनानी है। इस अच्छा इसकी मलेरिया पैरासाइट की दो साइकिल होती है, एक ह्यूमन में चल रही होती है और एक एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर चल रही होती है। तो अपने को ह्यूमन वाली बतानी है। देखो भाई सामने आपके साइकिल है, याद रखना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम यही आपका कौन है, पैथोजन है जो मलेरिया पैरासाइट करवाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, आपका मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करवाता है। अब लाइफ साइकिल की बात करूं तो देखो क्या होता है, स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी बाय एनोफिलिस मॉस्किटो। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एनोफिलिस मॉस्किटो आपकी बॉडी पर आके बैठेगी, जब वो डंक मारती है, जब ब्लड सक करने के लिए अपने डंक लगाती है, तो वो स्पोरोजोइट को क्या कर देती है, इंसर्ट कर देती है आपके अंदर। उसके बाद क्या होता है, जो पैरासाइट है यानी स्पोरोजोइट की फॉर्म में, वो रीच करता है लीवर को थ्रू ब्लड, यानी वो लीवर तक जाता है ब्लड के थ्रू होते हुए। उसके बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल, याद रखना एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा एंड कम आउट इनटू द ब्लड बाय बर्स्टिंग द सेल ऑफ लीवर। यानी अगर मैं दिखाऊं आपको डायग्राम के थ्रू, तो ये मान लो आपका लीवर सेल है, ठीक है। लीवर सेल के अंदर पैचेस की फॉर्म में यहाँ पर जगह जगह पर क्या कर रहा है, इसके अंदर आप देखोगे स्पोरोजोइट ने क्या करा, रिप्रोडक्शन करा, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस कर रहा है आपस में। इनमें से जब ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो होगा क्या कि एक पर्टिकुलर जगह से, मान लो इस वाली जगह से लीवर सेल बर्स्ट कर जाएगा और इस सारे के सारे जो स्पोरोजोइट थे, ये स्पोरोजोइट बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो आपके सामने लिखा पड़ा है,
क्या होगा, कम आउट इनटू द ब्लड बाय बर्स्टिंग द लिवर सेल, दे एंटर द रेड ब्लड सेल। अब जैसे ये बर्स्ट करेंगे ना ये, तो ये एंटर हो जाएंगे आपके आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल एंड बाय बर्स्टिंग देम रिलीज हीमोजॉइन। ये देख लो अब क्या होगा, जैसे ही मान लो यहाँ से ब्लड से निकले, मतलब लीवर से निकले ये, तो कहाँ चले जाएंगे, आपके आरबीसी के अंदर। अभी आपका आरबीसी ऐसा दिखता है, ठीक है, आरबीसी ऐसा दिखता है। जब ये इसके अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा कि ये आरबीसी के जो मेन कंटेंट है ना उसको साइड में ढकेल देते हैं और बीच में ये अपना ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है भाई, ये बीच में ग्रो कर रहे होते हैं। और होगा क्या कि ये आरबीसी के अंदर, आपको पता है आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबुलिन से मिलकर बना होता है। हीम आपका अलग हो जाता है और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन वाला पार्ट है, प्रोटीन को ये कंज्यूम कर लेते हैं स्पोरोजोइट। ये क्या है आपके सामने, ये आपके स्पोरोजोइट है, ये आपके स्पोरोजोइट है। ये स्पोरोजोइट क्या करते हैं, ये जो ब्लड है इसके अंदर आपका होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है भाई। हीमोग्लोबिन क्या होता है, दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबुलिन या ग्लोबिन बोल लो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। जो ग्लोबुलिन होता है वो यूज हो जाता है, ये यूज कर लिया जाता है बाय स्पोरोजोइट, मतलब खा जाते हैं इसको, इसको खा के न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं वो। एंड जो ये हीम है, इस हीम को कन्वर्ट कर देते हैं वो हीमोजोइन के अंदर। जो हीमोजोइन होता है ना, ये हीमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। जैसे ये बॉडी, मतलब जब ये आरबीसी बर्स्ट करेगी, ये आरबीसी बर्स्ट करेगी, ग्लोबिन तो खत्म हो चुका है, ये हीम जो है, ये हीम हीमोजोइन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर आएगा और इसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, विच कॉज साइकिल ऑफ फीवर। आपको एक दिन फीवर आया, उसके फिर 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन फीवर आएगा। मलेरिया जिसको भी होता है ना, उसके अंदर रीअकरिंग ऑफ फीवर होता है 1 से 3 दिन के बाद, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद ये साइकिल कहां जा रही है, आगे देखो, रिलीज पैरासाइट एंटर न्यू रेड ब्लड सेल एंड इन्फेक्ट देम। अब क्या होगा, एक बार इस आरबीसी को उसने इन्फेक्ट करा, फिर जैसे ही बर्स्ट करके बाहर निकला यहां से इस फॉर्मेट में, तो ग्लोबुलिन तो यूज हो चुका पहले ही, लेकिन जो हीमोजोइन था ना, ये हीमोजोइन से फीवर आ रहा होगा आपको बार बार, और इसमें से बचे हुए कुछ और स्पोरोजोइट होते हैं जो अदर आरबीसी के अंदर भी इन्फेक्ट करेंगे, इंसर्ट हो जाएंगे, उसको भी इन्फेक्ट करेंगे, वहां पे अपनी साइकिल चलाते रहेंगे। एंड देन क्या होगा, देन उसके बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्टार्ट कर देंगे सेक्सुअल स्टेज एंड फॉर्म गैमेटोसाइट इन आरबीसी। यानी आरबीसी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद मान लो फिर दोबारा कोई एनोफिलीज मॉस्किटो आएगा आपके हाथ पे या आपकी बॉडी में बैठेगा, जैसे वो ब्लड टेक करेगा ना एज अ मील, तो उसके अंदर ये मेल और फीमेल वाले पार्ट चला जाएगा और वहां पर वो दोनों आपस में मिलेंगे, फिर एक नया जायगोट बनेगा, देन वहां पर सेक्सुअल साइकिल चलेगी किसकी, मलेरिया की, ठीक है भाई। तो इतना ही इजी है आपका मलेरियल पैरासाइट, मतलब पूरी साइकिल बनाना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अच्छा ये साइकिल इंपॉर्टेंट है, इस चीज को छोड़ के मत जाना, एक बार एटलीस्ट पढ़ के रट्टा मार लेना इसका अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेम एंड एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन। इंसान के अंदर 2 इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बताओ। देखो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पहला होता है आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स इम्यूनिटी का। दूसरा आप लिखने के लिए अगर यही सवाल आता है तो दूसरा आप क्या लिख सकते हो, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी लिख सकते हो, ठीक है। एक तो ये, एक ये लिख सकते हो, एक ये और एक ये लिख सकते हो। एक और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था वो था एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इस सवाल में ये तीनों लिख दोगे ना तब भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है, ह्यूमोरल मतलब कहीं ना कहीं ब्लड की बात हो रही है। इम्यून रिस्पॉन्स गिवन बाय एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड। देखो ब्लड के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, आपको पता ही है, ठीक है, तो बताने की जरूरत है नहीं। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी ये आपको याद होंगे। सीएमआई की बात करूं तो सीएमआई होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म पहले लिखवाया था, ठीक है। टी लिम्फोसाइट मेडिएट दिस इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट आपको याद होगा, टी सेल करती है, मतलब जो भी काम करना होता है इसके अंदर इम्यूनिटी टी सेल से रिलेटेड है। टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, आपको ये चीज याद रखनी है। देन मान लो अगर ये ना लिखना चाहते हो आप तो ये लिख देना प्राइमरी इम्यूनिटी और सेकेंडरी इम्यूनिटी क्या होता है। प्राइमरी इम्यूनिटी क्या होता है, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या होता है, मान लो पहली बार, मैंने आपको पहले बता दिया था, पहली बार कोई आपके अंदर पैथोजन आया तो आपकी बॉडी बीमार पड़ जाएगी। पहले जो रिस्पॉन्स दिखाएगी ना वो दिखाएगी ऐसे कि मतलब वो फाइट नहीं कर पाई और वो हार गई उस पैथोजन से और उसको वो कैसे हो जाएगी, बीमार हो जाएगी,
ठीक है। लेकिन सेकेंड टाइम अगर दोबारा वो पैथोजन आता है तो क्या होगा, subsequent encounter with the same pathogen generates highly intensified second रिस्पॉन्स या सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है भाई। लेकिन अगर मतलब वही बात है कि दूसरी बार भी अगर वो सेम पैथोजन आया तो इस बार बॉडी कहती है इस बार नहीं छोड़ेंगे भाई तुम्हें, इस बार तो तुम मरोगे, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा आपकी इम्यूनिटी पीक लेवल पे जाती है और उस पैथोजन को किल कर देती है। ठीक है भाई। तो ये थे अपने 8 क्वेश्चन हो गए। ध्यान इसे नोट करो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं जब तक दूसरे क्वेश्चन कराता हूं। तो चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। ठीक है, ये मतलब लास्ट क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू से यहाँ पे कह रहा है, हाउ डू सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमन। यानी दोनों देखो इनेट इम्यूनिटी के ही टाइप्स है ना। वो कह रहा है किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं वो बताओ। सबसे पहले देख लेते हैं सेलुलर बैरियर के बारे में। सेलुलर बैरियर इंक्लूड ल्यूकोसाइट यानी WBC लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अच्छा, PMNL इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना भाई, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है। एंड मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स in the blood as well as macrophages in tissue which phagocytes and destroy microbe। देखो क्या करता है ये जो आपका ये है ना सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या करता है, आपका PMNL और आपका मोनोसाइट, आपका नेचुरल किलर सेल, आपका मतलब इन चीजों का ना ब्लड में डालता है। एंड वही बात कर लेते हैं मैक्रोफेज की, तो वो टिश्यू में देता है, जो क्या करते हैं, जो किसी भी बाहर के पैथोजन को फेगोसाइट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। तो ये था सेलुलर बैरियर। वही बात करेगा साइटोकाइनिन की, ये क्या करता है, ये इंक्लूड करता है इंटरफेरोन। अब ये इंटरफेरोन क्या है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अपन। इंटरफेरोन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी जो सेल इन्फेक्ट हो जाती है वायरस से, वो सेल क्या करती है, इंटरफेरोन एक सब्सटेंस सिक्रेट करती है जो क्या करता है, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। यानी कि ये जो इंटरफेरोन है ना, ये बैरियर का काम कर रहा है। ये एक टाइप का दीवार है, कहां से निकलता है ये, इन्फेक्टेड सेल से, जो उस वायरल सेल को, वायरल सेल के डीएनए को आगे जाने से रोक देता है। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। अब इंटरफेरोन के ऊपर ही पिछले साल कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो क्या कहता है, व्हाट आर इंटरफेरोन्स, मतलब होते क्या है, हाउ डू दे हेल्प इन डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन। मतलब इंटरफेरेंस क्या है और वो किस तरीके से हेल्प करते हैं रेसिस्टेंस बनाने के लिए, मतलब सेल के अंदर रेसिस्टेंस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले द नेचुरल प्रोटीन जो कि होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टिशियस सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन आर कॉल्ड इंटरफेरेंस। देखो इंटरफेरेंस की आप ये डेफिनेशन लिख दो तब भी चल जाएगा, ऊपर देख रहे हो तो वो भी चल जाएगा, नहीं समझ रहा तो यहाँ देखो। मान लो ये आपका बैक्टीरियल सेल, मतलब ये आपका बैक्टीरिया था कोई सा, या कोई सी जनरल सेल थी, ये बाहर से बैक्टीरियोफेज आया, बैक्टीरियोफेज के पास एक वायरल डीएनए था, इस वायरल डीएनए ने अपने आप को इंसर्ट करा यहाँ पर, यहाँ के अंदर आ गया इसके अंदर। ठीक है, और यही चीज आगे जाके नॉर्मल डीएनए के साथ मर्ज कर गई, तो ये कैसा हो गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गया। अब ये वायरल इन्फेक्टेड जो सेल है ना, ये वाला सेल, ये क्या करेगा, इसके डीएनए ना रिलीज करती है इंटरफेरोन को। ओके, जो वायरल डीएनए होता है, मतलब वायरल सेल का जो डीएनए होता है, उसकी सेल रिलीज करती है इंटरफेरोन को। अब क्या होता है, ये इंटरफेरोन कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, जो कहां जाते हैं, जो एक अनइन्फेक्टेड, यानी आप बोल सकते हो नॉन इन्फेक्टेड, ये नॉन इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्टेड सेल है आपके पास। अब इसके पास रिसेप्टर होता है, इंटरफेरोन का रिसेप्टर, ये इंटरफेरोन आ जाके जुड़ेगा। अब ये जुड़ते के साथ ही क्या करेगा, ये इस वाली सेल से या डीएनए से बोलूं क्या निकलवाएगा, रिलीज करवाएगा एंटीवायरल प्रोटीन, यानी एबीपी को सिक्रेट करवाएगा। अब ये एबीपी क्या करेगा, एबीपी आगे जाके टीआईपी यानी ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन को सिक्रेट करेगा। ये देखो पहले ये एबीपी कहां से निकला, इस डीएनए से, और यही एबीपी आगे जाके टीआईपी बनवाएगा, यानी ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन निकलवाएगा, जो क्या करेगा, जो इनहिबिट कर देगा ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, यानी जो वहां पे वायरल प्रोटीन आया था ना, उसके ट्रांसलेशन को अब नहीं होने देगा, वहीं तक वो खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका इंटरफेरोन काम करता है। भाई इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से रट के जाना, तुम्हारी किस्मत का कोई भरोसा नहीं कब पलट जाए। ठीक है, वही बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 की कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, कैंसर वाला पार्ट आ गया, मतलब बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फर्क होता है। देखो बिनाइन की बात करूं, इट इज नॉन कैंसरस, ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, मतलब है ना ज्यादा जगह फैलता नहीं है, किसी एक जगह पर अगर हुआ है ना तो वहीं रहेगा।
ठीक है। लेकिन इसकी बात करें मैलिग्नेंट की तो ये कैंसरस ट्यूमर होता है, याद रखना। उसके बाद बिनाइन ट्यूमर डज नॉट शो मेटास्टेसिस एंड इज नो इन्वेसिव। वही बात है, मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर उस जगह पर भी क्या करना है, डेवलपमेंट करना, जो कि बिनाइन ट्यूमर के अंदर नहीं देखने को मिलता। मतलब मैंने बताया ना अभी आपको कि अगर एक जगह पर ये है तो उसी जगह पर रहेगा, वहीं उसी जगह को खराब करेगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट एक ऐसा ट्यूमर है जो जगह जगह पर फैलता है। अगर ब्रेन में है, अगर ब्रेन से कहीं और गया तो वहां पे भी ट्यूमर करवाएगा, कहीं और मतलब मान लो स्किन में चला गया तो स्किन में करवाएगा, ब्लड में गया तो ब्लड में करवाएगा, ठीक है। इट शो मेटास्टेसिस एंड दस इन्वेड्स अदर बॉडी पार्ट्स, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट स्टॉप ग्रोथ आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो कुछ साइज तक बढ़ने के बाद अपनी ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर सबसे डेंजरस होता है। ये क्या करता है, ये तब भी नहीं रुकता, ये इनफाइनाइट ग्रोथ करवा रहा होता है। और इसी की प्रॉपर्टी की वजह से इट इज लेस फेटल टू द बॉडी। यही रीजन है कि जो बिनाइन ट्यूमर है वो कम डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू मैलिग्नेंट के। मैलिग्नेंट इज मोर फेटल टू द बॉडी। एक बार अगर ये हुआ ना तो बहुत ही कम चांस है कि इंसान बचेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर देख लो आपका 12 है, इस पे भाई मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। देन बात कर लेते हैं, राइट द सोर्स एंड द इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। देखो भाई, ड्रग वाले के ऊपर तो सवाल हर बार पेपर में आता ही आता है, क्योंकि पेपर बनाने वाले भी तो ड्रग ही लेके बैठे हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले मॉर्फिन, कोकेन और मैरिजुआना की बात कर लेते हैं। या तो ये आ जाएगा या इससे अलग कुछ और ड्रग है वो देख लेना, वो आ जाएंगे, ठीक है। मॉर्फिन की बात करें कि सोर्स क्या है और कहाँ इफेक्ट करेगा, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो मॉर्फिन का सोर्स जो है ऑब्टेन फ्रॉम पोपी प्लांट। पोपी अभी मैंने बताया था आपको, पेपावर सोमनीफेरम, याद रखना, पेपावर सोमनीफेरम से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट बाइंड टू द स्पेसिफिक ऑपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन सीएनएस एंड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। याद रखना, पोपी प्लांट से निकाला जाता है और ये कहां बाइंड होता है, कुछ रिसेप्टर होते हैं फिक्स जगह पर, वहीं पर बाइंड होता है। वो कहां मिलेंगे रिसेप्टर, सीएनएस में एंड आपके जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। कोकेन की बात करते हैं तो कोकेन कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ये कोका प्लांट से लिया जाता है। कोका प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है आपका एरिथ्रोजाइलम कोका। भाई याद रखना, साइंटिफिक नेम लिख के आना, ऐसी कोका प्लांट, पोपी प्लांट मत लिख देना। अच्छा, ये कहां इन्फेक्ट करता है, ये इंटरफेयर करता है विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसपोर्ट होने में ये इंटरफेयर करता है। वही बात करें मैरिजुआना की, तो मैरिजुआना ऑब्टेन किया जाता है आपका कैनाबिस सटाइवा से। कैनाबिस सटाइवा याद रखना साइंटिफिक नेम है। वहां से क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, या अफेक्ट करता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट रेट में थोड़ी सी ये क्या करवाता है, इंटरफेयर करता है, ठीक है भाई। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। तो इसको अच्छे से कर लेना बेटा, बहुत ज्यादा इससे हाई वेटेज के चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, ओके ना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।